नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आज है 26 जनवरी और इसलिए आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आज एक पावन दिवस है, 26 तारीख है और इसीलिए है ना आज और आप सभी को पता ही है, आपका पेपर भी है, एग्जाम भी है कि संविधान जो है लागू हुआ था। और खैर ये सारी चीज़ें आपको पता ही है और आपकी क्लास अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, वैसे उम्मीद है आप इस दिन का महत्व समझते ही हैं और आने वाले जीवन में अपने जो संविधान को आप लागू करेंगे और उस पे चलेंगे ज़रूर। और इसी तरीके से आप पुलिस की तैयारी करें यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और आपके लिए तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों, है ना, कि आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला सवाल। और जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप चैनल पर आज नए हैं तो बता देते हैं कि यहाँ पे हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की 2024 के जो एग्ज़ाम है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस बेंच है जिसकी क्लास जो है हमारी 24वीं है। और आज हम इसमें किसकी प्रैक्टिस करेंगे? मैथ की। इसमें हम क्या करते हैं, एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आपने अब से पहली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी पर आधारित सवाल हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बेहतर ढंग से सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। तो चलिए खैर अब देर नहीं करते, आपकी क्लास शुरू करते हैं। तो ये आज का पहला सवाल है, आप कमेंट में उत्तर दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा। सवाल है, अजय स्थिर पानी में 52.5 किलोमीटर की गति से नाव चलाता है। यदि वह नदी जो है नदी 17.5 किलोमीटर की गति से बहती है तो उसे एक स्थान से नाव ले जाकर वापस आने के लिए 90 मिनट लगते हैं। तो वह स्थान कितनी दूर है? तो हमें दूरी बतानी है उन स्थान की। तो सवाल क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस से एक स्थान पे अजय नाम का एक व्यक्ति जा रहा है, वो नाव में है। और आपको अच्छे से पता होगा, हम फिर से रिपीट करते हैं कि अगर एक नाव है तो जो नाव की चाल है वो कितनी दे दी है? नाव की चाल 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो नदी है यानी कि पानी का बहाव, उसकी चाल कितनी दी है हमें? 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये नाव इस पानी में उतरेगी तो इसकी जो खुद की चाल है, इसके अलावा जब ये पानी की धारा की दिशा में बहेगी तो ये जो चाल है जुड़ जाएंगी। यहाँ पे रेलगाड़ी वाला सवाल नहीं है कि रेलगाड़ी में क्या होती है, समान दिशा में चाल क्या होती है, घटती है। यहाँ पे समान दिशा में जुड़ जाएंगे चाल। जैसे कि ये कैसा उदाहरण लीजिए, आप साइकिल चलाते हैं, हवा आती है तो जिस दिशा में अगर हवा चल रही है उसी दिशा में आप साइकिल चलाते हैं तो हवा धक्का लगाती है, कहीं ना कहीं आपकी गति बढ़ जाती है। वैसे यहाँ होगा, जो ये नाव है ना पानी में चल रही है, तो इस नाव पे पानी अगर उसी दिशा में बह रहा है तो धक्का लगेगा, तो इसलिए समान दिशा में यहाँ चाल जुड़ेंगी। तो दिशा में जाते हुए दिशा में जो चाल है वो आपकी जुड़ जाएगी। दिशा में चाल, एस में स्पीड लिख देता हूँ, 52.5 में आप 17.5 जोड़ देंगे तो दिशा की जो चाल है, अब इन्हें जोड़ लीजिए 52.5 को और किसको, 17.5 को। 5 5 10 होंगे, 7 और 2 9 और 1 10 होंगे, तो कितना आएगा? 70। ये आ चुका है आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बिल्कुल वैसे ही अब क्या होगा, विपरीत दिशा में जब ये नाव इधर को आएगी, पानी इधर को, तो यहाँ से ना चाल घट जाएंगी। तो 52.5 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा? विपरीत दिशा के लिए ये चाल घटानी पड़ेगी। यहाँ 0 बचे, 12 में से 7 गए, 5 बच गए। यहाँ पे देखिए कितने हैं, यहाँ से जा चुका है तो 4 में से 1 गया तो कितने बचेंगे? ये तो कितना है? 35। तो विपरीत जो चाल है, विपरीत चाल वो क्या होगी? ये हो गई आपकी घट के 52.5 में से आपने क्या घटा दिया है? 17.5 घटा दिया है। तो जो चाल आ गई है आपकी वो कितनी आई है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए दोस्तों, उम्मीद है अगर आप लगातार हमारी क्लास देखते हैं और आपने ये लेसन पढ़ा है हमसे, तो अगर आपने बताया हो आपको कि ये चाल हम मान लेंगे पहली चाल यानी कि जाने वाली चाल, तो पहली चाल, और ये चाल जो आने वाली है दूसरी चाल मान ली, और टोटल समय कितना है? 90 मिनट। आने जाने में कुल समय जो है वो कितना है? 90 मिनट। तो कुल समय हम यहाँ क्या कहेंगे? 90 मिनट। और इस 90 मिनट को हम घंटे बदल लेंगे, किससे भाग देंगे? 60 से। और आप चाहें तो इसे थोड़ा सोल्व कर लीजिए, तो देखिए 30 से काट लेते हैं, 30 दिए 30 दूनी, इतने घंटे हो जाएंगे। अब बताइए दूरी का फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं? ऐसे सवाल में दूरी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, पहली चाल गुणा दूसरी चाल गुणा समय का योग और बटे चाल का योग।
बस ये आप अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमने फॉर्मूला लिख दिया है आपकी सहूलियत के लिए। तो पहली चाल कितनी बताई थी, अभी जोड़ के आई थी जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 70 लिख दीजिए यहाँ पे। और विपरीत चाल कितनी है, 35 है, तो 35 लिख दीजिए। समय का योग जो कि आने जाने का समय है वो 90 मिनट था, जिसे हमने घंटे में बदल लिया है, जो कि कितना आ चुका है 3/2। और चाल का योग इन्हें जोड़ लेंगे हम तो कितना हो जाएगा 105। 70 और 35 को आपने क्या कर लिया, जोड़ दिया है, तो 5 और 7 है 3 10, 105 हो गया है। तो उम्मीद है आपको 105 समझ में आया, चालों का योग है ये। अब देखिए 35 3 कितने होते हैं 105, 3 साफ 3 को काट दीजिए, 2 से ये कितनी बार गया 35 बार। तो जो आपकी दूरी आई है वो कितनी आ गई है 35 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आई है दोस्तों 35 किलोमीटर। तो उम्मीद है आपको बात क्लियर है, आंसर क्या आ चुका है हमारा बी। तो आशा करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। चलिए आप भी ट्राई करिए, कमेंट में आंसर बताइए कि क्या है आंसर। सवाल क्या है पढ़ते हैं। P, Q और R का औसत भार 53 किलो है। यदि P और Q का औसत भार 47 किलो है तथा Q तथा R का औसत भार 48 किलो है, तो Q का भार बताइए। देखिए यहाँ पे कहा P, Q, R का, हम यहाँ पे कौन सा मेथड लगाने वाले, बहुत सिंपल बेसिक है, आपको अच्छे से पता होगा। तो हम करेंगे संख्या गुणा औसत बराबर योग। ये आप सूत्र जानते होंगे, जरूर जानते होंगे कि संख्या गुणा औसत बराबर क्या होता है, योग है। सबसे बेसिक सा सूत्र है औसत का, तो आपको पता होना चाहिए। P, Q, R, अगर बात P की प्लस Q की और किसकी है R की है, तो ये संख्या में कितने हैं 3 है, और इनका जो औसत है वो कितना है 53 है 53। तो इनका जो योग होगा अब गुणा कर लीजिए, 3 3 9 और 3 5 15, ये इनका योग आ गया है। बात करें आगे तो P और Q की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं P और Q की। तो P Q संख्या में कितने हैं 2 है, एक P एक Q, तो 2 हो गई। इनके औसत की बात करें तो कितना है 47 किलो। गुणा करेंगे 2 7 14, 2 चौक 8 और 1 9, इस तरीके से इनकी गुणा आई। आगे बात करें तो किसकी Q की तथा R की। Q तथा R इनकी संख्या कितनी है 2 है, और इनका जो औसत है वो कितना है 48 है। तो 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 9, ये आ गया। अब ध्यान दीजिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली इन्हें जोड़ लेना है। इन्हें जोड़ने में क्या होगा, देखिए P एक बार है यहाँ पे, Q और Q कितनी बार है 2 बार है, तो 2 Q आ जाएंगे, और ये कितना है R, तो ये एक बार आ जाएगा। तो इन्हें जोड़िए जिससे कि आपको समझ में आ भी रहा होगा संख्या क्या है 4, क्यों, क्योंकि P एक बार है R एक बार है, तो कितनी बार है 2 बार, तो 2 और 2 कितने 4 बैठ रहे हैं। और इन्हें भी जोड़ लीजिए, 4 और 6 10, 9 9 18 और 1 19। अगर आपने इस तरीके का सवाल किया है तो आपको कोई इसमें दिक्कत होगी नहीं। सिंपल आप क्या करेंगे 159 में से, मतलब 190 में से 159 घटा देंगे। 10 में से 9 गया, 1 बच गया, यहाँ पे 8 बच गए हैं, तो 5 गए, तो कितने बचे हैं। और ये मान किसका है, निश्चित रूप से किसका है, Q का है, जो कि इन्होंने पूछा है। अगर आप नए हैं और पहली बार इस सवाल को देख रहे हैं तो हल्का फुल्का कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे हो सकता है। उसकी वजह क्या है, आप ये सोचेंगे इन्हें क्यों जोड़ा, इन्हें क्यों घटाया। अगर आप एकदम नए हैं, आज पहली बार इसे कर रहे हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है कि केवल इन्हें जोड़ के सवाल हो सकता है। इसमें से आप इसे घटा दीजिए, इसमें से, यानी कि आप 159 में से 94 घटाते, पर आपको समझ में आना चाहिए उस समय घटाते तो P Q घटते, किसका मान आता R का, फिर R का मान आप यहाँ से घटाते, इसमें से घटाते, तब आपका किसका मान आ जाता Q का। हमने सिंपल क्या करा कि 2 और 2 जोड़ के 4 होते हैं, एक संख्या एक्स्ट्रा है, और वो कौन सी है जो दोनों में कॉमन है। तो Q और Q कितने बार हो गए, 2 Q हो गए। और जब इसमें से हम P का, Q का और किसका मान घटा रहे हैं R का, तो P प्लस 2Q प्लस R, इन्हें जोड़ के वो कितना आया था 190 आया था। और इसलिए जब P प्लस Q प्लस R यानी कि 159 इसमें से घटा रहे हैं हम, तो P कट जा रहा है, R कट जा रहा है, 2Q में से Q ही बचेगा, और उसी की वैल्यू जो है क्या आई है 31 आई है। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर है अब कि किस तरीके से यहाँ Q का ही मान आया है, क्या आया है D, यानी कि 31 आया है। तो आशा करते हैं आप इससे सहमत हैं, और चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें सवाल क्या है आप ध्यान से देखिए, समझिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। ये रहे इसके ऑप्शन। सवाल है यदि 9 अंकों की एक संख्या, तो 9 अंकों की एक संख्या यहाँ पे ये जो दी है इसके बारे में कह रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 अंकों की एक संख्या है, और बाकी आपको इस परेशान अभी नहीं होना है। 45 से विभाज्य है, इनकी पूरी पूरी कटती है किससे 45 है, तब x प्लस वाई का अधिकतम मान क्या होगा आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, अधिकतम मान से अगर आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो तो समझ लीजिए x या y के जो मान है ये अंक है, x और y क्या है अंक है, ये माइनस कभी नहीं होते। और अंक कितने हमारे पास केवल 10, कौन कौन से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या भाई 9।
और अधिकतम से केवल इतना मतलब है कि अगर मान लीजिए आंसर में 1 भी आता हो और 8 भी आता हो तो बड़ा कौन है, 8 है। इन्हीं अंकों में से जो सबसे बड़ा मान होगा जो इस सवाल का आंसर दे सकता है वो इसके मान को क्या कर देगा, अधिकतम करेगा। तो अगर ऐसी कहीं आवश्यकता पड़ी तो हम बड़े वाले को प्रीफर करेंगे अधिकतम की वजह से। तो उम्मीद है आपको ये क्लियरिटी है कि इन्हीं में से आंसर कोई ना कोई होगा, एक्स के वाई भी और वाई के मान भी इन्हीं में से होंगे। सिंपल सी बात ये है ना। और ये यहाँ पे हमारे ऑप्शन है। अब चलिए ट्राई करते हैं कि सवाल कैसे करना है। तो 45 से विभाज्य की बात कही है, तो 45 से जैसे विभाज्य की इन्होंने बात कह दी है तो आपको समझना होगा कि 45 का तो कोई रूल होता नहीं, कि 45 का तो नियम आपको पता नहीं है। तो आपको इसे ब्रेक करना है। जैसे किस तरीके से ब्रेक करेंगे आपसे, 9 पंजे 45 करेंगे आपसे, ठीक है। 15 3 45 नहीं करेंगे, 9 पंजे 45 करिए, ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि इससे आप अब ना आपको 9 का भी नियम पता है विभाजन का और 5 का भी, कि 5 से कोई संख्या पूर्णतः तभी विभाजित होती है जब उसका इकाई अंक या तो क्या हो, 0 हो, या फिर क्या हो, 5 हो। या तो क्या हो भाई, 0 हो, या फिर क्या हो, 5 हो। तो अगर बात y के मान की करें जो कि इसका अंतिम अंक है, एक काम करते हैं नीचे लिख लेते हैं इसको, तो 7 5 5 x है यहाँ पे, 3 6 7 8 और लास्ट का इकाई अंक, लास्ट का अंक कोई तो आप इकाई अंक या इंग्लिश में वंस कहते हैं, है ना। तो लास्ट का अंक आपका जब कोई चीज़ किससे विभाजित होती है, 5 से। कोई भी संख्या 5 से तभी पूर्णतः विभाजित होती है जब इकाई अंक क्या हो आपका, 0 और 5। अधिकतम शब्द हम पहले ही पढ़ चुके थे कि अगर इनमें से हमें 2 अंक लेने हो तो हम अधिकतम के लिए किसे प्रीफर करेंगे, बड़े वाले को। तो इसलिए हम 0 नहीं लेना चाहेंगे, अधिकतम की बात है। तो y का मान हम रखना चाहेंगे 5। तो y का मान हमें पता लग गया है क्या भाई, 5। तो 5 के नियम से हमें y का मान पता लग चुका है क्योंकि इकाई के अंक पे था। अब अगर देखें तो 7 5 5 x 3 6 7 8 और यहाँ क्या होगा, 5। तो हमें y का तो पता लग गया, हमने वो मान भी रख दिया। अब बात है 9 के नियम की। 9 का नियम क्या कहता है कि यदि अंकों का योग 9 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित अवश्य होगी। अब हम क्या करेंगे, एक तो संख्या को पूरा जोड़ लें, या फिर देखिए हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा हम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 6 और 3 जोड़ के कितने हो गए, 9। हम इसे यहीं छोड़ देंगे, है ना। और देखते हैं और क्या हो जाएगा आपका। एक काम करिए, देखिए 8 5 और 5 10, 10 और 7 17। हम 9 से काट रहे हैं, है ना। 17 और 7 और जोड़ लीजिए, चलिए कितने हो जाएंगे, ये हो गए 24। और 9 से अगर हमने काट दें, ठीक है, या इस 5 को भी आप एक काम करिए जोड़ ही लीजिए, क्योंकि बस 6 और 3 ही डायरेक्ट कटे हैं, बाकी 5 ये हो गए 10, ये हो गए 15। तो 15 तो हुआ इनका जोड़, है ना। ये 7 और 7 14 और ये 8 और जोड़ लीजिए आप 22, है ना। अब इनको जोड़ लीजिए आप, है ना। ये कितने हो गए, 7 हो गए आपके, ये हो गए 37। और 9 से काटते हैं तो 9 चौक 36 बचेगा आपका बस केवल 1। और यहाँ पर अब x का मान आप ऐसा क्या रखें कि ये संख्या किससे कट जाए, 9 से। तो देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि करा क्या है, क्योंकि करने का तरीका थोड़ा अलग है। बोला क्या था कि अंकों का योग कट जाए, तो यहाँ पे हमने क्या था, 6 और 3 जोड़कर डायरेक्ट 9 था, 9 एकम 9 पूरी की पूरी तरीके से काट दी हमने, यहीं छोड़ दी बात को। अब हम देख रहे थे कि 9 से और कट जाए, बाकी हमारा हिसाब बन ही नहीं रहा था। फिर हमने क्या करा, डायरेक्ट ही जोड़ दिया भाई कि है ना। ये देखो 5 5 10 और 5 15, 15 तो ये जोड़ा था मैंने, 7 7 14 और 8 22 ही जोड़ लिया। टोटल जोड़ कितना हो गया, 37। और इसे 9 से काट दिया, जितना काटा काट दिया, 9 चौक 36, कितना बचा 1। अब इस 1 में ऐसा क्या जोड़ें आप, x का मान कि ये किससे कट जाए, 9 से कट जाए, ऐसा क्या जोड़ें, इनमें से ही जोड़ना है, ध्यान रखेंगे। तो क्या जोड़ेंगे आप, 8 जोड़ेंगे। x का मान क्या लेंगे आप, 8, क्योंकि 8 और 1 क्या होंगे, 9 होंगे। x का मान आपको क्या लेना चाहिए, 8 लेना चाहिए। कितना ले लेना चाहिए, 8 लेंगे आप। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, जो कि किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो समझ पा रहे हैं आप कि x का मान कितना लेना चाहिए, 8। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ के तो हमारी चॉइस और कुछ थी भी नहीं, केवल 8 ही था जो 8 और 1 जुड़ गए 9 से कट सकता था। y के मान के लिए चॉइस थी 0 और 5, लेकिन हमने बड़ा मान लिया अधिकतम के लिए 5। तो x का मान हमारे पास 8 है, y का मान कितना है, 5 है। हमें बताना है x प्लस y का मान। तो x प्लस वाई, x का मान कितना ले लिया हमने, 8 ले लिया है, और y का मान कितना लेंगे हम, 5 लेंगे। तो 8 और 5 कितना करेंगे हम, 13 करेंगे। तो उम्मीद है अब आपको ये बात क्लियर है। हमारा आंसर कितना आ रहा है, 8 और 5 13 आ रहा है, जो कि हमारा आंसर क्या है, सी है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत बढ़िया और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ट्राई करिए इस सवाल को कि क्या है। देखिए चलिए करते हैं। एक घनाभ की तीनों भुजाओं का योगफल कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और तीनों भुजाओं के वर्गों का योगफल 150 सेंटीमीटर है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। पहले एक बात पता कर लीजिए आखिर क्या है, पहले घनाभ की बात करते हैं। तो घनाभ क्या होता है,
ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होता है, अलग अलग होता है। तो लंबाई को L कहते हैं, चौड़ाई को B कहते हैं, ऊंचाई को H कहते हैं। तो सबसे पहला डाटा कि घनाभ की तीनों भुजाओं का योगफल कितना है, 20 है। तो इस हिसाब से L B प्लस H का मान, यानी कि प्रश्नानुसार L प्लस B प्लस H का जो मान है तीनों भुजाओं का योग वह दे दिया है आपको कितना, 20। ये पहली समीकरण हमने मान ली है कि घनाभ की तीनों भुजाओं का योग यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का जो मान है वो कितना हुआ, 20 हो गया। आगे कहा तीनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो तीनों भुजाएं यानी कि पहली भुजा लंबाई उसका वर्ग, दूसरी भुजा चौड़ाई उसका वर्ग और ऊंचाई उसका वर्गों का योग कितना है, 150 है। ये समीकरण 2 मान ली। पूछ क्या रखा वो भी देख लो। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना है। चलो इसका मान जो भी आवेगा, मैंने उसको क्या मान लिया, x मान लिया। जो भी हमारा x का मान होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, बात खत्म होगी। अब सोचिए ये तीन चीज किस सूत्र में आती हैं। तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और अगर आप इसमें से ये 2 कॉमन ले लें, यहाँ से भी ले लें, तो ये यहाँ पे ऐसे कॉमन आ जाएगा, इनके 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca। अब अगर आप a की जगह l, b की जगह b और c की जगह h यूज कर दें तो देखिए फॉर्मूले की शक्ल क्या बनती है। तो फॉर्मूला क्या होगा, l प्लस बी प्लस h का होल स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में क्या रहेगा, LB, ध्यान से देखिएगा, BH और क्या भाई HL। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। अगर आप ट्रांसफर कर दें, a की जगह l रख दें तो l स्क्वायर, b की जगह b रहने दें b स्क्वायर, c की जगह h रख दें तो h स्क्वायर, 2 का 2, a की जगह l b c की जगह h HL बन जाएगा आपका सूत्र। तो इतना सा काम है। अब देखिए इसका मान आपको दिया है समीकरण 1 में कितना है, 20, रख दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया 20, तो 20 का वर्ग, फिर L स्क्वायर बी स्क्वायर H स्क्वायर, तीनों भुजाओं के वर्गों का योग जो कि कितना दिया था, यानी कि समीकरण 2 से कितना है ये 150, 150 यहाँ पर रख दीजिए। और ये 2 के सहित यही हमारा क्या था, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका मान हमें निकालना है। और इसको ही हमने क्या मान रखा है, x, ताकि हमें बड़ा ना लिखना पड़े, इसलिए x मान रखा है, या आप जो कतोर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 का वर्ग कितना होगा, 400 बराबर कितना है, 150 प्लस x, जिसका मान हमें बताना है, जो कि हमने मानना क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 150 इधर घटा दीजिए, 400 में से क्या आ गया, 150, तो कितना बच गया है भाई, बता दीजिए घटा के, तो कितना बच जाएगा, 250, 250। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर हम क्या देंगे, D, 250 वर्ग सेंटीमीटर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक बार जरूर ध्यान से करिएगा, दोबारा से फिर कर लीजिएगा ट्राई। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए भाई इस सवाल को ट्राई करते हैं। सवाल क्या है, एक बॉक्स में, आप भी ट्राई करिए, ऑप्शन ये रहा, और या फिर समझिए ध्यान से। एक बॉक्स में 5 रुपये, 2 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्ग। तो यहाँ पर इसे कहेंगे फेस वैल्यू, जो कि सिक्के पे प्रिंट है उसे फेस वैल्यू कह रहे हैं। तो फेस वैल्यू की अगर बात करें तो हमारे पास 5 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का, और 2 रुपये का सिक्का है, और कितने रुपये का है, 10 रुपये का। मतलब आप समझ रहे हैं, 5 रुपये का सिक्का है हमारे पास, 2 रुपये का सिक्का है हमारे पास, और कितने का है, 10 रुपये का सिक्का है। इस तरीके से मूल्य वर्गों के सिक्के हैं जिनकी कुल मूल्य 1792 रुपये है। यदि सभी मूल्य वर्गों की संख्या क्या हो, समान, संख्या क्या हो उनकी समान, मतलब अगर इसकी बात करें, अगर ये भी एक ही सिक्का हो, अगर ये भी एक ही सिक्का हो, ये भी एक ही सिक्का हो, संख्या क्या है इनकी समान, तो हमने एक एक मान ली। आप देखिए उस हिसाब से जिससे कि आपको सहूलियत है। अगर आपको लगता है एक में दिक्कत है, आप 2-2 मान लो, सबकी समान संख्या, 3-3 मान लो, 4-4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सी बात ये है, बस ध्यान रखिए कि जिससे कि आपकी कैलकुलेशन सहज हो, ऐसा कुछ मानिए। समान के लिए हमने क्या मान लिया, सभी की एक एक मान लिया। अब देखिए अगर 5 रुपये के, पहले समझ लेते हैं कि हम चाह क्या रहे हैं, फिर कैलकुलेशन तो हम करेंगे ही। यहाँ पे क्या दिया है, कुल मूल्य दिया है। अब हम इनकी गुणा करके कुल मूल्य निकाल लेंगे। हमने जो शर्त दी है उसके अनुसार काम कर रहे हैं कि हमारे पास 5 रुपये का सिक्का अगर एक ही हो तो 5 रुपये हमारे पास हो। अगर 2 रुपये का एक सिक्का, एक ही सिक्का है, तो हमारे पास 2 रुपये होंगे। 10 रुपये का अगर एक ही सिक्का हो तो हमारे पास 10 रुपये होंगे। अगर इस तरीके से हमारे पास 3 सिक्के हैं टोटल, एक एक के हिसाब से, तो हमारे पास
5 और 2 7 और 10 17 रुपये हैं। कितने रुपये हैं टोटल? 17 रुपये। लेकिन सवाल में क्या बताया? कुल मूल्य वर्ग कितने? 1792। अब अगर आप कहेंगे अगर यहाँ सिक्के दिए होते तो हम 3 के बराबर लेते, और रुपए दे रखे तो हम किसके बराबर लेंगे? 17 के बराबर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर है। दोबारा से समझते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स है, कोई बॉक्स है, उस बॉक्स में 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 10 रुपये के सिक्के की बात हो रही है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्के हैं यहाँ पे 5 2 इस तरीके से। कुल मूल्य जो सिक्के में अगर टोटल हमने हिसाब लगावें तो 1972 रुपये है। माफ़ कीजिए कितने? 1972 रुपये हैं। सभी मूल्य वर्गों की संख्या क्या है? समान है। तो हमने उस हिसाब से एक एक सिक्का मान लिया है कि सभी के कितने सिक्के हैं? एक एक करके सिक्के हैं। तो अगर 5 रुपये का एक सिक्का हमारे पास हो तो 5 रुपये होंगे। 2 रुपये का अगर एक सिक्का हो हमारे पास तो 2 रुपये होंगे हमारे पास। और 10 रुपये का अगर एक सिक्का हो तो 10। तो संख्या सबकी समान होगी। रुपये बैठे कितने? 17। 3 सिक्कों में एक एक मान के 17 रुपये बैठ रहे हैं। दिए गए सवाल में कितने हैं? 1972। तो 17 रुपये बराबर किसके हो जाएंगे? 1972। क्यों? रुपये थे रुपये के बराबर रख दे, सिक्के होते सिक्के के बराबर रखते हैं। अब एक एक नियम क्या कहता है? एक का मान निकालना। अगर यहाँ एक रखना है तो 17 को कहाँ भेजना है? भाग में भेजना है। तो 1972 बट्टे 17। अब भाग देंगे आप इसे तो 17 एकम 17। देखिए फिर कितने बच जाएंगे? 2 बचेंगे। तो 17 एकम 17, फिर 10 बच जाएंगे। 17 छिके 102। तो एक का मान आपका कितना आ गया है? 116। अब लास्ट में देखिए क्या पूछा? बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या क्या है? कुल संख्या यहाँ कितनी थी? 3। जब रुपये कितने थे? 17। लेकिन वास्तव में रुपये कितने थे? 1972। तो एक का मान किसके बराबर है? 116 के। तो 3 का मान किसके बराबर आएगा? 3 से गुणा करेंगे आप 116 में। और जैसे ही आप गुणा करते हैं तो 3 छंग 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3। तो आपके पास कितने सिक्के हैं? ये क्या आ गए? सिक्के आ गए आपके 348। तो ये हुआ आपका आंसर ए, और उम्मीद आपको क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सवाल क्या है? ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 5:6, सी अनुपात डी 12:17। तब आपको ए अनुपात डी का मान बताना है। संभवतः है इस प्रकार के सवाल जब आप पढ़ते हैं अनुपात समानुपात, आपको शुरुआती क्वेश्चनों में मिल जाते हैं। इनके सबसे बेसिक क्वेश्चन है अनुपात समानुपात के हिसाब से। लेकिन अगर आप में से कोई भी पहली बार इस सवाल को ट्राई कर रहा है, आप देख रहा है पेपर में आ चुका है ऐसा सवाल, तो देखिए किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं सहजता से। आप देखिए 1 मिनट। ए अनुपात बी यहाँ पे जो दिया हुआ है उसका मान कितना है? 3:4 है। तो अगर हम ऐसे लिख लें बी अनुपात सी, इस तरीके से लिख लें, क्या है बराबर में? 5:6। और सी अनुपात डी, इस तरीके से हम सबको ऊपर नीचे इधर लिख दें और नंबरों को इधर लिख दें। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई कि हमने ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी ऐसे ऊपर नीचे लिख दिए। इधर जो संख्या थी नंबर वो ऐसे ऊपर नीचे हमने लिख दी है। अब हमें क्या चाहिए? ए अनुपात कितना चाहिए? डी। ये चाहिए हमें ए अनुपात डी। अब गौर से देखेंगे तो इधर बी से आप इस बी को काट दीजिए, इधर सी से इस सी को इधर काट दीजिए। क्या बचेगा आपका? ए बचेगा। इधर क्या बचेगा? डी। इसी तरीके से आप 3 से इसको काट सकते हैं, 3 दूनी 6 कर सकते हैं, 4 तिये 12 कर सकते हैं। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। तो 5 की 3 की गुणा करिए, 5 तिये 15, 2 की 17 गुणा करिए, 17 दूनी 34। तो आपका जो मान है ए अनुपात डी वो कितना आया? 15:34, जो कि हमारे किस ऑप्शन में? डी में। अब संभवतः है अगर इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन किसी को है तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी सवालों कर सकते हैं। एक और मेथड हम चर्चा में जरूर लेंगे, आपको आता होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बस कई बार आप जब क्लास देख रहे हो तो आपके मन में है ना कोई दूसरा मेथड कई बार दिमाग में आता है, तो बस हम एक बार चर्चा में ले लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ए अनुपात बी को इस बार ऐसे लिखें, ए बी सी डी लिख लें, और ए बी हमने पहली लाइन में लिखा 3:4, यहाँ पे सी का और डी का जो स्थान है वो खाली है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बी और सी की बात करें, अगली लाइन में इसे लिखें, बी का मान कितना लिख दें इस बार 5, और सी का कितना लिख दें 6 लिख दें। यहाँ पे ए और डी का जो जगह है वो खाली है। अगले में देखें सी और डी, तो यहाँ पे सी का मान, अब देखिए सी का मान और डी का कितना 17। अब देखिए जैसे यहाँ खाली जगह है यहाँ पे और यहाँ पे, तो बराबर का लिख दिया 4, इसके बराबर में भी लिख दीजिए 4, इधर खाली स्थान है डी का तो इधर 6 लिख दीजिए, इधर ए का खाली स्थान है तो बराबर के नंबर क्या लिख दीजिए 5, यहाँ बराबर में 12 लिख दीजिए, और यहाँ पर भी क्या लिख दीजिए 12, बराबर के नंबर से खाली जगह को अपने भर दीजिए। तब आप गुणा कर दीजिए कि अगर आपको क्या चाहिए ए अनुपात डी, चाहे तो आप सबकी गुणा कर लीजिए, क्योंकि आपको ए और डी चाहिए तो इनकी कर लीजिए। 3 पंजे 15 गुणा 12, 15 दूनी 30, 180 आ गया है, ये ए का मान आ गया है। इसी तरीके से 6 चौक 24 गुणा 17 आप कर लीजिए, तो 24 गुणा 17 आप कर लेंगे, 17 चौक
ये कितना हो जाएगा आपका, गुणा कर लीजिए, 17 चौक 68 हो जाएंगे आपके, 6 17 दूनी 34, और यहाँ कितना आगे है, 40 आगे है, तो कितना आगे है, 408 आगे है। अब अगर आप इसे A अनुपात D करेंगे तो यहाँ कितना हो गया है, 180, और यहाँ कितना है, 408। अब अगर आप इसे काटते हैं, किससे काट देंगे आप, देखिए ज़रा, तो चलिए 4 से काटते हैं पहले, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर किससे काट देंगे आप, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 चौक 12, तो कितना आ चुका है आपका A अनुपात D, 15:34 आ गया है। यहाँ से भी कितना आया था, 15:34। तो एक बार दोबारा से देख लेंगे हम कि A अनुपात D के लिए संभवतः कई बार तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ही पूछते हैं, तब तो यही तरीका है, सबकी गुणा आप करते और जितना हो सकता था कॉमन उसे काटते। फिलहाल की बात कर रहे हैं कि अगर डायरेक्ट AD पूछा था तो A भी लिख दिया, BC लिख दिया, CD लिख दिया, B गया, C गया, A बचा, D बचा, इधर से इधर काट दिया, इधर से इधर काट दिया, इनके इस साइड से इधर काटना है, इस साइड से इधर काटना है, जो बचेगा सीधे सीधे गुणा होनी है, इधर भी सीधे सीधे गुणा होनी है। यहाँ पे बात की अनुपात लिखे, बराबर वाले संख्याओं से उन्हें भर दिया, सीधे गुणा कर दी, A की कर दी, D की कर दी, B की और C की आवश्यकता नहीं थी, वरना उनकी भी गुणा कर सकते हैं। 180 आया, वो 400 आपका 8 आया, इन्हें जैसे ही काटा रखे हैं तो 15:34 यहाँ से भी आया है, तो आपका आंसर जो है वो हो गया है D। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं। देखिए ये सवाल है हमारे सामने, सवाल है यदि x बराबर √3 + 1 बटे √3 - 1, y बराबर √3 - 1 बटे √3 + 1, तो आपको x² + y² का मान बताना है। तो देखिए एक सूत्र है, आप जानते होंगे, x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy। तो अगर हमें इसका मान बताना है, तो अगर हमें इसका और इसका मान पता हो, यानी कि इसे इधर भेजिए, x² + y², यहाँ पे ये क्या होगा, x + y का होल स्क्वायर, और ये इधर आके माइनस के 2xy, 2xy इस तरीके से। तो अगर इसका मान बताना है तो आप x + y का मान पता करिए और xy का पता करिए, है ना, और इसमें मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बड़ा आसान होगा। देखिए यहाँ पे x + y अगर हम ज्ञात करें तो ये क्या है, √3 + 1 बटे √3 - 1 प्लस y का मान रखिए √3 - 1 बटे √3 + 1, ठीक है। और अगर इस तरीके के क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे जो नंबर है वो एक 3 है और एक क्या है, 1 है, अगर इनमें अंतर कितने का हो, 2 का हो, तो इनका जोड़ ही सवाल का आंसर होगा। अगर 3 - 1 2 होना चाहिए बस, तो x + y का मान बस इनका योग होगा, तो 3 + 1, यानी कि इसका मान क्या आ गया है, 4। तो x + y का जो मान है वो कितना आ गया है, 4। आप इसे पूरा, है ना, क्या करिए, एलसीएम लीजिए, इधर गुणा करिए, इधर गुणा करिए, ब्रैकेट खोलिए, सब काट पीट करिए, मान कितना आना है इसका, 4 ही आना है। ध्यान रखेंगे बस, यहाँ पे 2 नंबर यूज किए हैं, एक 3 और एक क्या, 1। अगर उन्हें घटा के 2 आता हो आपका, तो उन्हें जोड़ के ही उसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये है। अब आप इनकी देखिए, ये तो आपको पता लग गया x + y का मान, अब x y और चाहिए आपको, इनकी गुणा करनी है, तो करिए। x का मान ये वाला है, √3 + 1 बटे √3 - 1, ये गुणा, ये मान रखिए √3 - 1 बटे √3 + 1। अब क्या होगा, इस ब्रैकेट से तो ये गया, ये पूरा ब्रैकेट काट दीजिए ऐसे ब्रैकेट लगा के, और इससे ये काट दीजिए पूरा का पूरा। अगर गुणा भाग में सब कट गए तो क्या बचा, 1। अब देखिए x + y का मान 4 है, जो कि आप यहाँ पुट कर देंगे, तो x² + y², ये क्या मान रखना आपको, 4, 4 का वर्ग माइनस ये कितना, 2, और x y का मान कितना आया, 1, तो 4 का वर्ग कितना, 16, और 2 एकम 2, और 16 में से 2 गए तो कितना बचा, 14। तो इस तरीके से बड़े आसानी से आपने इसका मान क्या निकाल लिया है, 14, जो कि आपके आंसर ए में है। अब चलेंगे अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करिए भैया। अब आपको बताना है कि यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं, आप गिनती लिखते हैं, तो आपको ये बताना है, तो आप 3 कितनी बार लिखोगे, कितनी बार लिखोगे, किसको, 3 लिखेंगे, 3 कितनी बार आप लिखने वाले, ये आपको बताना है। तो बताइए कि आपका आंसर क्या होगा, 11, 18, 20 या फिर 21। आप कितनी बार लिखोगे 3, अगर आप 100 तक गिनती लिखते हो तो अगर आप गौर करेंगे, अगर आप 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो 3 लिखा, फिर ऐसे ही आप कहाँ तक लिखोगे, 10 तक लिखोगे, फिर आप 11, 12, फिर क्या लिखोगे, 13, है ना, ऐसे ही आप क्या लिखोगे, 20, है ना, और फिर क्या लिखेंगे आप, 21, 22,
23 और इस तरीके से आप क्या लिखोगे 30, है ना। 31, 32, 33 और फिर इसमें तो आप पूरा ही लिखो, इस लाइन को तो आपको पूरा लिखना चाहिए। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और क्या भाई 40। फिर बात करें 41, 42 तो क्या 43, 44, 45, 50, है ना। अब अगर आप ध्यान देंगे तो मैं इनको भी हटा ही रहा हूँ, इसको नहीं हटाना है, और इनको भी हटा रहा हूँ, इसको भी हटा देते हैं। तो गौर से देखिए इस लाइन में 3, 13, 23, 43, 53, 63, 73, 83, 93। तो गिनिए इनको यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे ही गिन लीजिए। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने हुए 10 हुए। इसे गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये 10। तो 10 + 10 कितनी बार आपने 20 बार क्या लिखा है आपने 3 लिखा है, आपने 20 बार लिखा है 3 को। और आप अंदाजा लगाइए कि क्या आपने कहीं और भी लिखा है, तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा 20 होगा, तो आंसर क्या होगा सी। और चलते हैं अगले सवाल। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करिए भाई। सवाल क्या है देखते हैं। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो हम लिखेंगे ए कितने दिन में करता है 12 दिन में, इस तरीके से लिख लीजिए आप। जबकि बी उस काम को 15 दिन में करता है, तो बी के दिन लिख लीजिए आप 15 दिन। सी की सहायता का मतलब क्या है, ए और बी और सी तीनों मिलकर। सी की सहायता से तात्पर्य हुआ कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं 5 दिन में। तो बी के कितने दिन थे 15 थे, तो सी की सहायता की बात हुई है तो तीनों मिलेंगे, काम होगा कितने दिन में 5 दिनों में समाप्त होगा। यदि उन्हें पूरे काम के लिए 960 रुपये भुगतान हुआ हो तो ए को कितनी धनराशि मिलेगी हमें बताना है। तो हमें क्या चाहिए इनकी अक्षमता, क्योंकि अक्षमता के ही अनुपात में जो पैसे हैं वे बांटे जाते हैं, वितरित किए जाते हैं। तो यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आ गया है 60 आ गया है। भाग देंगे 60 को 12 से तो 12 पंजे 60 हो गया। 15 से भाग देंगे तो 15 चौके 60 हो गया, और फिर 5 से दिए तो 12 पंजे 60। ये क्या आ गई है इनकी अक्षमता। हमें यही चाहिए, ए की, बी की और सी की। ए की तो डायरेक्ट पता लग रही है 5, तो सीधे लिखिए। बी की भी सीधे पता लग गई है 4। सी की नहीं डायरेक्ट पता लगी, क्योंकि ए बी के साथ क्या है सी है, और तीनों की मिला के कितनी है 12 है। तो ए और बी की जोड़ लो, 5 और 4 जोड़ लो कितना 9, और यहाँ घटा लो, तो सी की अक्षमता पता लग जाएगी कितनी 3। अब ये अनुपात आ गया है किसका, अक्षमता का। हमें बताना किसका था 960 रुपये में से ए की धनराशि, तो हम जोड़ लेंगे इन्हें, 5 और 4 9 और 3 12। 12 बराबर किसके रख देंगे 960 की। 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, तो 1 बराबर 80 के हो गया। तो ए को धनराशि, तो ए का कितना था ये 5 था, तो 5 का मान कितना आ गया 5 × 80 कर दीजिए, तो 8 पंजे 40। तो 400 रुपये की धनराशि मिली है, किसको ए को मिली है। तो आंसर क्लियर है, आंसर है डी। और चलेंगे अगले सवाल पर। तो चलिए भाई इस सवाल को आप जरूर ट्राई करिए और बताइए कमेंट में कि आंसर क्या है इस सवाल का। तो बोर्ड मास का जो है ये सवाल है, आप अच्छे से जानते हैं, BODMAS बोर्ड मास का ये सवाल है। तो सबसे पहले हल क्या होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी सबसे छोटा ब्रैकेट। तो क्या है यहाँ पे ब्रैकेट है, बिल्कुल है, ये रहा। तो इसको हल करेंगे, उसके बाद ऑफ यानी कि का गुणा, और फिर उसके बाद डिवाइड मतलब भाग, मल्टीप्लाई ये क्रॉस वाली, ऐड मतलब कि जोड़ना, और सब के बाद होता है सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाना। तो इस सवाल में ढूंढ ढूंढ के करिए आप। सबसे पहले ब्रैकेट को ढूंढ लीजिए। इसमें 2 साइन है, एक भाग का और एक गुणा का। तो पहले भाग होता है फिर गुणा होती है। तो भाग करेंगे 20 को किससे 40, मतलब 200 को किससे 40 से। तो 4 पंजे 20 होते हैं, सिंपल सी बात है, 0 से 0 काट दीजिए, 4 से गया कितनी बार 5 बार। तो 200 को 40 से भाग दे के आया 5, तो ये कितना है 25 है। ये कितना है 25 है, भाग कितना है 5 है। 25 भाग 5 प्लस 3 गुना कितना 60, ये कितना है 17 है, और भाग करके कितना है 5 आया है। बस इतनी सी बात है। तो 17 × 5 17 पंजे 85, और यहाँ पे भाग करिए 5 पंजे 25, तो 5 आ गया, 5 प्लस 3 × 18 कितना हो गया 180। अब क्या करिए जोड़ दीजिए,
कितने हो गए जोड़ के 185, और घटा दीजिए आप 85 को, तो 185 में से गए आपके 85, तो बचे कितने 100। तो उम्मीद है आपको इसमें जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आंसर हुआ ए, और चलेंगे अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करिए। अब सवाल क्या है, राकेश अपनी मासिक आय का 15% घरेलू खर्च पर, 20% किताब पर, 30% कपड़ों पर शेष की बचत करता है। गणना करने पर उसे पता चला कि अंततः उसके पास 12,565 रुपये की बचत की, तो उसकी मासिक आय क्या है। तो देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में आप कितने परसेंट मान सकते हैं, 100%। अब अगर आप 100% मानते हैं उसकी आय को, तो उसने कितना खर्च किया, 15, 20 और 30, इसे जोड़ लीजिए आप, 30, 20, 50 और ये 65। तो 65% खर्च करने के बाद जब वह गणना करेगा तो परसेंटेज में देखिए इनको जोड़ रहे हैं हम, जैसे 15% उसने खर्च कर दिया है, 20% किताब पर उसने खर्च कर दिया है, और 30% कपड़ों पर उसने खर्च कर दिया है। तो कुल मिलाकर अब तक उसने अपनी आय का 65% क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। और उसकी मासिक आय को हम कितने परसेंट समझने वाले हैं, 100%। उस आधार पर अगर उसने 65% खर्च कर दिया है, उसके पास जो शेष धनराशि है वो कितने परसेंट बचेगी, 35%। इसका मतलब इस सवाल में 35% आपके किसके बराबर होगा, 12,565 के। तो हम कहेंगे कि 35% बराबर किसके, 12,565। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमने कहा उसने अभी तक क्या क्या व्यय किया है, 15% जिस भी चीज़ पे भी खर्च कर दिया घरेलू खर्च पर, 20% किताब पर और 30% कपड़ों पर खर्च करने के बाद कुल मासिक आय उसकी कितनी परसेंट खर्च हो चुकी है, 65%। तो जो बचत है वो कितनी हुई, 35%। 100 में से हमने 65 घटाया तो कितना बचा है, 35। और उसके पास जो रुपये में बचत है वो कितनी है, 12,565 रुपये। तो 35% अपने बराबर रख दी है 12,565 के। अब ये चीज़ बटे में जाएगी, तो 1% बराबर 12,565 बटे कितना, 35। अब इसे भाग करेंगे, आप 5 से काटिए, 5 से 35, यहाँ काटिए, 5 दूनी 10, तो 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 तिये 15। अब आप इसे 7 से काट दीजिए, 7 तिये 21, 4 बचेंगे 41 हो जाएंगे, 7 पंजे 35, 7 नम 63। तो 1% आपका हो जाएगा 359 के बराबर। अब 100% उसकी जो आय है वो होगी 100%। तो 100% का मान क्या होगा, 359 के साथ आप 200 से गुणा कर देंगे, यानी कि आपकी 2 जीरो बढ़ जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 35,900, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है ये क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं। सवाल क्या देखिए, इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, एलसीएम 60 है, और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना है, 5 है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं होंगी। तो देखिए आपको यहाँ पे एचसीएफ दिया है जो कि कितना है, 5 है। एलसीएम दिया है जो कि कितना है, 60 है। आपको संख्याएं बतानी है। तो देखिए इसका एक बेसिक तरीका जो हमें हमेशा याद रहना चाहिए। अब कोई ट्रिक आती है अच्छी बात है, कोई मेथड है क्लियर, वो भी अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए अगर दो संख्याओं का आप अनुपात मान लें ये भी, उनका में से क्या हो, एच हो, तो संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं आप अनुपात में इनकी गुणा करते हैं, और ये अनुपात होते हैं सहभाज्य आपस में। कैसे होते हैं, सहअभाज्य। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, एच की गुणा ए में कर दीजिए, कितना हो गया, एच ए। एच की गुणा बी में कर दीजिए, कितना हो गया, एच बी। इस तरीके से संख्याएं होती है। तो संभवतः है अगर एच सी एफ का मान, इनके एच का मान अगर हमें 5 पता है, तो 5 की गुणा ए में करके संख्या क्या होगी, 5 ए, और क्या होगी, 5 बी। तो ये हमारी संख्या हुई। अब अगर हम इनका एलसीएम निकाल लें, अगर हम एलसीएम निकाल लें, तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे आता है। समझिए 5 जो है यहाँ पे एक बार लिख देंगे आप, एक बार ए लिख देंगे और एक बार क्या लिख देंगे, बी। तो 5 ए बी क्या होगा, आपका एलसीएम होगा यहाँ पे, और जो किसके बराबर होगा, 60 के। जो किसके बराबर हो गए, 60 के। अब अगर 5 से आप इससे काट दें तो कितना आ गया है, 12। कितना आ गया है, 12। तो भाई ए बी आ गया हमारा 12। ए बी का मतलब क्या है, ये ए गुणा बी है। ए गुणा बी कितना, 12। अब ए बी ध्यान है आपको क्या है, अनुपात है हमारे। ए बी क्या है, हमारे अनुपात, और जो आपस में क्या होते हैं, सहभाज्य। अब देखिए आप यहाँ पर दो ऐसी संख्याएं जो सहभाज्य हो, उनकी गुणा क्या है, 12। 1 गुणा 12 हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, 3 चौक 12 हो सकता है। क्या हो सकता है, 3 चौक 12। तो हम लिखेंगे 3 और गुणा 4, क्योंकि 3 गुणा 4 क्या होता है, 12 होता है। उस हिसाब से देखें तो अनुपात कितना आ रहा है, 3:4। ये सहभाज्य भी है, इनकी गुणा क्या आएगी, 12 भी आएगी। और जैसे ही हम अब इनमें से यानी कि 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे अनुपात में,
तो हमारी संख्या आ जाएगी 5 3 15 और 5 चौक 20। तो हमारी संख्या जो है ऑप्शन में मैच कर रही है बड़े आराम से। तो 15 और 20 जो कि हमारे किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। अब चलेंगे अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को ट्राई करिए। अब सवाल क्या है, रघुपति और परमेश्वर की आयु का अनुपात 5:7 के अनुपात में है। तो ऐसे कैसे लिखेंगे इसको आप, तो आप इसे लिखेंगे रघुपति ऐसे अनुपात परमेश्वर, यहां पे इनके नाम आपने लिख लिए। अनुपात कितना होता है, 5:7, और बाद में शब्द क्या इस्तेमाल किया है, में है मतलब कब की बात है, वर्तमान की। तो आप यहां पे लिख दीजिए वर्तमान, जिससे कि आपको पता लगे कि किस समय का है। तो वर्तमान का है 16 वर्ष पहले, तो आप यहां पे लिखिए 16 वर्ष पहले, यहां पे आपको लिख देना है। इनके आयु का अनुपात क्रम से है कितना है, 3:5 है। परमेश्वर की वर्तमान आयु क्या है। इस सवाल में अगर देखें तो अनुपात में भी अंतर क्या है, समान है। 5 और 3 में 2 का, 7 और 5 में 2 का। 2 बराबर आप 16 के 1 बराबर किसके ले सकते हैं आप, 2 बराबर 16 के 1 बराबर किसके ले सकते हैं, 8 के। और 8 पंजे 40, 8 सती 56 जो है इनकी वर्तमान उम्र हो जाएगी। लेकिन आप एक सवाल में एक फॉर्मूला जो हम बताते हैं वो भी आप ट्रिक यहाँ लगा सकते हैं। क्या है वो, कुल वर्ष, जो हमारी क्लास देखे हैं उन्होंने आयु संबंधी का मेथड जरूर देख रखा होगा। कुल वर्ष गुणा नीचे के अनुपात का अंतर, बटे तिरछी गुणा का अंतर, इस तरीके से। तो कुल वर्ष यहाँ पे कितने हैं, 16 है। आप 16 लीजिए, नीचे के अनुपात का अंतर यानी कि 3 में से 5 है, 5 में से 3, बड़े में से छोटे को घटा लीजिए, कितना है 2। तिरछी गुणा का अंतर, तो 5 की गुणा 5 में 25 और 3 सते 21, तो ये आपका 21, और 25 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, वो आपने यहाँ लिया। तो 2 दूनी 4 और 2 से गया कितनी बार, 8 बार, ठीक है ना। तो 8 जो है यहाँ पे बचा है, यहाँ पर भी कितना बचा था 8। अब 8 की गुणा यहाँ पे करनी है आपको, तो 8 गुणा 5, 8 पंजे 40, और यहाँ पे गुणा कर देंगे अब आप, तो 8 सती 56। हमारे से पूछा गया क्या है, परमेश्वर की वर्तमान आयु, तो जो कि कितनी आई है आपकी 56। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वर्तमान, और ये परमेश्वर, तो 7 की गुणा 8 में करके कितनी आई है, 56 वर्ष आई है। तो 56 किस ऑप्शन में है, ए में है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, ए। चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को एक बार ट्राई करते हैं। सवाल क्या है, जब किसी संख्या को 6, 8, 14 से विभाजित किया जाता है तो 4, 6 और 12 प्राप्त होता है। समान संख्या को अगर 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या कहा है, 6, 8 और 14 की बात करी है, और शेषफल क्या दिए हैं, 4 और कितने भाई 6 और कितना 12। अब गौर से देखेंगे तो जो शेषफल है और संख्या है उनका अंतर समान है। 6 में से 4 गए, कितने बचे 2, 8 में 6 गए तो अंतर कितना बच रहा है 2, और यहाँ पर 14 में से 12 गए तो ये कितना 2। तो हमें इनसे भाग देकर शेषफल क्या बचाना था, 4, 6 और 12। अब इनका अगर अंतर समान है तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और उसमें से इस अंतर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे, तो हमारी संख्या आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 6, 8 और 14 का। तो इस तरीके से लेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 सते 14। अब देखिए एक बार 3 आ जाएगा, एक बार 4 और एक बार कितना आ जाएगा 7, जिससे कि सब 1 1 हो जाएंगे। तो 2 3 6 और 6 चौक 24, और 24 की गुणा हम करेंगे 7 में, तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16 हो गए, यानी कि 168 आया है इनका एलसीएम। और यहाँ पे अगर आपको याद है तो अंतर कितना था सबका 2, तो उसमें से अगर आप 2 घटा दें तो जो हमारा संख्या है यहाँ फिलहाल वो कितनी आ गई है, 166। आप 166 को चाहे 6 से भाग दोगे तो 4 बचेगा, 8 से भाग दोगे तो 6 बचेगा, 14 से भाग दोगे तो 12 बचेगा। अब इस संख्या को हमें भाग देना है किससे, 21 से। तो 166 को हम भाग दे देंगे किससे, 21 से, और 21 सत्ते कितने होते हैं, 147, 147। अब अगर घटाएं तो 16 में से 7 गए तो 9 और 5 में से 4 गए तो 1, तो हमारा आंसर जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 19, जो कि हमारे किस ऑप्शन में है, बी। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको ये सवाल भी समझ में आया, आज की क्लास भी जरूर पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें। तो आज इतने रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।